परी की जादुई नगरी। राखीगढ़ नामक एक गांव में मनमोहन अपनी पत्नी अंगूरी के साथ रहता था। कुछ समय बाद अंगूरी और मनमोहन की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों अक्कू रखते हैं। सब अच्छा खासा चल रहा था। अंगूरी और मनमोहन अपनी बेटी अक्कू को बहुत नाजों से पालते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अंगूरी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंगूरी की मृत्यु के बाद अक्कू और मनमोहन बिल्कुल अकेले हो गए थे। मनमोहन चाहकर भी अक्कू को माँ का प्यार न दे सका, जिसके कारण वो कुछ ही समय बाद दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम सुरेखा होता है। कुछ समय तक तो सौतेली माँ ने अक्कू को बहुत प्यार दिया, लेकिन अपनी संतान होने के बाद वो अक्कू को अपना असली रंग दिखाने लगी। उस बेचारी से वो घर का सारा काम करवाती थी। उसे रोजाना जंगल से लकड़ियाँ बीनने भेज देती थी। ऐसे ही एक दिन अक्कू जब जंगल में लकड़ियाँ बीन रही थी, तभी उसने देखा कि कहीं से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अरे, इतने घने जंगल में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अक्कू रोशनी की तरफ जाने लगी। रोशनी जंगल के आखिरी छोर से आ रही थी। लगता है उस छोर पर कुछ है, चलकर देखना चाहिए। जैसे ही अक्कू रोशनी की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसके पास एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, ठहरो अक्कू, क्या तुम उस चमचमाती हुई जगह पर जाना चाहती हो? पर परी की बात सुनकर अक्कू आश्चर्य से बोली, तुम कौन हो? मैं हूँ परीलोक की रानी, और ये रोशनी हमारे परीलोक की जादुई नगरी से आ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये रोशनी हर इंसान को दिखाई नहीं देती। इस रोशनी को केवल दिल के साफ लोग ही देख सकते हैं। ये रोशनी तुम्हें दिखाई दी, इसका मतलब तुम बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की हो। क्या तुम इस जादुई नगरी में घूमना चाहोगी? अरे वाह, जादुई नगरी! हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम के पहाड़ और टॉफियों के पेड़ और चॉकलेट की नदियाँ बहती हैं। रंग बिरंगे कपड़े और खिलौनों की तो वहाँ कोई कमी ही नहीं है। अक्कू हैरानी से बोलती है, क्या सचमुच? आइसक्रीम, चॉकलेट, रंग बिरंगे कपड़े और खिलौने भी? बिल्कुल। फिर तो मुझे भी जादुई नगरी की सैर करनी है। परी अक्कू को अपने साथ जादुई नगरी में ले जाती है। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है और सुंदर सुंदर परियां होती हैं, जिनके साथ अक्कू खूब खेलती है। थोड़े समय बाद एक परी कहती है, चलो बेटा, जादुई नगरी से विदा लेने का समय आ गया है। परी की बात सुनकर अक्कू वहाँ से जाने ही लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक शैतान परी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। परीलोक से तुम पहले ही 2 इंसानों को गायब कर चुकी हो। खबरदार, अगर इस लड़की को हाथ लगाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज अमावस्या है और मुझे एक छोटी बच्ची की बलि देनी होगी, जिसके बाद मेरी शैतानी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। इतना कहते ही शैतान परी ने अक्कू पर हमला कर दिया। अक्कू के बचाव में रानी परी ने शैतान परी पर हमला कर दिया। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। पिछली बार तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था, इसलिए तुम बच गई, पर इस बार तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, तुम नहीं बचोगी। इतना कहकर रानी परी बाकी परियों के पास भी जादुई संदेश भेज देती है। संदेश पाते ही सारी परियां रानी परी के साथ मिलकर शैतान परी से युद्ध करने लगती हैं। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा। अंत में रानी परी ने शैतान परी को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद रानी परी अक्कू को उसकी दुनिया में वापस ले जाती है। अक्कू रानी परी का शुक्रिया अदा करती है। एक दिन के लिए ही सही, पर आपने मुझे मेरे सपनों की नगरी दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक अच्छी लड़की हो अक्कू। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अपने घर आते ही उसकी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल पहले की तरह ही था। कहाँ थी कलमुही? घर के काम की चिंता है कि नहीं? अक्कू अपने माँ के व्यवहार से बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर नम आंखों से उस परी को याद करती है। परी को याद करते ही वो परी अक्कू के सामने प्रकट हो जाती है। हाँ मेरी बच्ची, क्या तुम कुछ परेशानी में हो?
माँ मुझसे अब पहले से भी ज्यादा काम करवाती है, अब वो मुझे मारती भी है। तुम्हारी माँ का व्यवहार एक न एक दिन जरूर बदलेगा। इतना बोलकर परी अक्कू को एक जादुई छड़ी देती है। इस छड़ी से तुम अपने काम जल्दी खत्म कर सकती हो। ये छड़ी तुम्हारी हर मुसीबत में साथ देगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अक्कू छड़ी से अपने काम जल्दी और अच्छे से खत्म कर लेती है। काम अच्छे से और जल्दी खत्म करने के कारण अक्कू की सौतेली माँ का व्यवहार अब धीरे धीरे अक्कू के प्रति बदल रहा था। अपनी माँ के व्यवहार में बदलाव देखकर अक्कू को बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादुई झुमके की। तो चलिए कहानी देखते हैं। धर्मपुर गांव में पूनम अपने पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम एक किसान था। पूनम की माँ की मृत्यु पूनम के जन्म के बाद ही हो गई थी। पूनम ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। पूनम के पिता सुखीराम पूनम को हर एक खुशी देना चाहते थे। पूनम अपने पिता के साथ खेतों में काम करवाती थी। कम उम्र में ही बहुत समझदार थी, लेकिन वो दिखने में सांवली थी। उसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे थे, लेकिन पूनम अपने स्वाभिमान को ऊंचा दर्जा देती थी। पूनम खाना बनाने के लिए हर शाम जंगल से लकड़ियां बीनकर लाती थी। गांव के मुखिया का बेटा रवि बहुत ही आवारा था। वो अपने दोस्तों के साथ गांव की हर लड़की को छेड़ता था। एक बार जब पूनम जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर आ रही थी, तो उसे रास्ते में रवि अपने दोस्तों के साथ खड़ा मिला। पूनम बिना कुछ कहे सीधे अपने रास्ते चल रही थी, लेकिन रवि ने शरारत करने के लिए पीछे से पूनम को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पूनम गिर गई। जरा देख कर चला करो रानी, कहीं भी गिर जाती हो। पीछे से रवि के सारे दोस्त हंस रहे थे। उसके दोस्तों को हंसता देख पूनम समझ गई थी कि उसके दोस्तों का मजाक है, और वह रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आगे से मेरे साथ मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सबके सामने रवि अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मन ही मन गुस्से में पूनम से बदला लेने की ठान ली। एक बार गांव में रवि का चचेरा भाई मोहन शहर से रवि से मिलने आया। एक शाम वो रवि के साथ तालाब के पास खड़ा था। पूनम भी उसी रास्ते से लकड़ियां लेकर घर आती थी। तालाब के पास जो आम का पेड़ था, मोहन और रवि उस आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ रहे थे। मोहन एक पत्थर पेड़ की ओर फेंकता है। वो पत्थर गलती से पूनम की ओर चला जाता है। पूनम उस पत्थर से बचने के लिए पीछे हटती है। वो उस पत्थर से तो बच जाती है, पर उसकी सारी लकड़ियां सर से नीचे गिर जाती है। मोहन फौरन पूनम के पास आता है। सॉरी, वो मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से पत्थर आपकी ओर आ गया। इतना कहकर वो पूनम की लकड़ियों को इकट्ठा करके पूनम को देता है। लकड़ियां लेकर पूनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर आकर वो मोहन के बारे में ही सोचती है। वो कितना मनमोहक था। जी कर रहा था कि उसे देखती ही रहूं। उसने मेरी मदद भी की। ये सब सोचकर पूनम मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये सब सोचती सोचती वो आईने के सामने जाकर बैठ जाती है। खुद को आईने में देखकर वो उदास हो जाती है, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ। वो तो राजकुमार से कम नहीं लगता, और मैं उसकी दासी बनने लायक भी नहीं हूँ। मैं उसका ख्याल अपने मन से निकाल दूंगी। इतना सोचकर वो घर के बाकी काम में लग जाती है। अगले दिन वो फिर से लकड़ियां लेकर घर आ रही थी। मोहन उसे फिर से उसी आम के पेड़ के पास नजर आया। उसे देखकर पूनम मोहन से बात करने चली जाती है। बाबूजी, क्या आप इस गांव में नए आए हैं? हाँ, मैं अपने ताऊ जी के घर रहने आया हूँ, और तुम इसी गांव की हो ना? सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा। वे दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में ही उन्हें एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर पूनम और मोहन इधर उधर देखने लगते हैं। पूनम को झाड़ियों में एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ दिखता है। वो फौरन अपनी लकड़ियों को सर से नीचे उतारकर उस कुत्ते के बच्चे को झाड़ियों से आजाद करती है।
वे कुत्ते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया अपने कपड़ों की गठरी के साथ वहाँ से गुजर रही थी। वो बुढ़िया थककर एक जगह पर बैठ जाती है। पूनम उससे कहती है, क्या हुआ अम्मा? लाइए, मैं आपकी गठरी उठा लेती हूँ। पूनम उस बुढ़िया की गठरी लेकर उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी तक छोड़ देती है और कुछ देर बाद वापस उस आम के पेड़ के पास अपनी लकड़ियों को लेने आती है। वो देखती है कि मोहन अभी तक वहीं था। पूनम अपनी लकड़ियों को उठाते हुए मोहन से कहती है, अरे बाबूजी, अभी तक आप यहीं हैं? हाँ, मैं तुम्हारी लकड़ियों की रखवाली जो कर रहा था। इतना सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोहन पूनम को एक सोने की चेन देता है। अरे बाबूजी, ये किस लिए? तुमने अभी अभी 2 लोगों की मदद की है, सिर्फ इसलिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकती। मैंने सिर्फ मदद की है, कोई मेहनत का काम नहीं किया जिसके बदले में आपसे पैसे या सोने की चेन ले सकूं। इतना कहकर पूनम अपने घर आ जाती है। मोहन घर जाकर रवि को सारी बात बताता है। रवि सारी बात सुनकर सोचता है, लगता है मोहन को वो पूनम पसंद आ गई है। उस पूनम को मजा चखाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। दिन बीत रहे थे, साथ ही साथ मोहन और पूनम की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन पूनम ने मोहन को अपने दिल की बात बताने का पक्का कर लिया। मोहन, वो मुझे कुछ कहना था। हाँ पूनम, बोलो, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मोहन पूनम से पहले कुछ कहता, इतने में ही रवि ने कहा, क्या कहा? शादी? और मेरे भाई से? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुद को देखो और मेरे भाई को देखो। तुम कहाँ काली भूंडी और मेरा भाई क्या किसी राजकुमार से कम लगता है? रवि ने मोहन को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। इतना सुनकर पूनम फौरन वहाँ से जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पूनम को रवि की बातों का बहुत दुख लगता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूनम बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में बैठकर वो रोने लगती है। मैं दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। क्या मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? तभी उसे एक आवाज आती है, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सुंदरता है। पूनम सोचने लगती है, ये किसने बोला? क्या इस गुफा में मेरे अलावा और कोई भी है? वो चारों ओर नजर घुमाती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसके सामने अचानक बहुत रोशनी हो जाती है। उस रोशनी से एक परी बाहर आती है। दूसरों की बातें सुनकर दुखी होने की जरूरत नहीं है पूनम। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें बहुत सुंदर बनाता है। क्या आप मुझे जानती हैं? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम रोजाना इस जंगल में आती हो, कभी भी लकड़ियों के लिए किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाती। इस जंगल के बेजुबान जानवरों की मदद करती हो। तुम बहुत नेक इंसान हो। लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती। कोई भी मेरी अच्छाई नहीं देखेगा। मेरी सुंदरता देखकर मुझसे शादी करेगा। लेकिन मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, तो मुझसे शादी कौन करेगा? ये लो बेटी, ये झुमका। झुमका? लेकिन ये कोई मामूली झुमका नहीं है। इसे पहनते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पूनम उस झुमके को पहन लेती है। झुमका कान में पहनते ही वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। लंबे काले बाल, सुनहरी आंखें, गोरा रंग। वो परी का शुक्रिया अदा करती है। मैं इतनी सुंदर दिखने लग गई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो परी मुस्कुराकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन रवि को बहुत डांटता है। रवि, तुमने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? मुझे पूनम बहुत पसंद है। किसी की सुंदरता देख के उससे प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। अब वो कहाँ गई होगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम उससे माफी मांगोगे। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उससे बदला लिया है। इतने में ही पूनम जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है। रवि और मोहन पूनम का बदला हुआ रूप देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। रवि धीरे से बोलता है, अरे अरे,
ये जादू कैसे? अभी कुछ देर पहले तक तो ये बहुत बदसूरत नजर आ रही थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? मोहन पूनम को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। पूनम रुको, मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को क्या बचा है मोहन? तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो पूनम, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूनम को लगता है कि वो उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हुआ है। कुछ देर पहले तक मैं इतनी बदसूरत दिखती थी तो तुमने मुझे बेइज्जत करके मना कर दिया था। अब मैं सुंदर दिखती हूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, लेकिन मुझे ऐसी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में ही पीछे से रवि के चिल्लाने की आवाज आती है। रवि को एक सांप ने डस लिया था। रवि बेहोश हो जाता है। मोहन और पूनम फौरन रवि के पास आते हैं। बेहोश देखकर दोनों बहुत विचलित हो जाते हैं। तभी पूनम अपने जादुई झुमके से कहती है, हे जादुई झुमके, रवि का जहर निकाल दो। झुमके से एक रोशनी आती है, जिसके बाद रवि अपने होश में वापस आ जाता है। होश में आने के बाद मोहन उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूनम से माफी मांगता है। पूनम मुझे माफ कर दो। अरे रवि, तुम किस लिए माफी मांग रहे हो? फिर रवि पूनम को सारी बात बताता है और कहता है, मैंने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए तुम्हें भला बुरा कह दिया, लेकिन मोहन तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब तुम सुंदर नहीं दिखती थी, मोहन को तुम तब से ही पसंद हो। इसके बाद मोहन और पूनम कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। पूनम को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तब अपने जादुई झुमके से करवा लेती थी। पूनम और मोहन खुशी खुशी रहने लगे।